नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। हरियाणा में बदला सरकार का चेहरा और नए मुख्यमंत्री नायब नए सीएम बने हैं। यहाँ चुनाव से पहले नाटकीय घटनाक्रम, मनोहर लाल ने दिया इस्तीफा, भाजपा बजाजपा का गठबंधन टूट गया। और नए मुख्यमंत्री के साथ मनोहर कैबिनेट के 5 मंत्रियों ने भी ली शपथ और जल्दी होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, निर्दलीयों को भी बनाया जा सकता है मंत्री। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को नहीं मिली नायब की कैबिनेट में जगह। और ये आप देखते हैं कि इनका पूरा नाम क्या है, नायब सिंह सैनी है, जो आप देखते हैं कि नए मुख्यमंत्री बने हैं। कहाँ के? हरियाणा के। और 25 जनवरी 1970 को अंबाला में जन्मे हैं। सैनी बीए एलएलबी की हुई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं और सैनी को संगठन में काम करने का बड़ा लंबा अनुभव भी है। और उन्होंने मनोहर लाल का खास समझा जाता है। भाजपा में 1996 से राजनीतिक सफर शुरू किया था इन्होंने। 2002 में भाजपा के अंबाला जिला महामंत्री बने। फिर 2005 में जिला अध्यक्ष बने। 2014 में नारायणगढ़ से विधानसभा विधायक बने और 2015 में मनोहर सरकार में राज्य मंत्री भी रहे। 2019 में कुरुक्षेत्र से सांसद बने थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और हरियाणा को देखना है तो देखिए हमारा प्यारा भारत है और इसमें अगर आप लोग देखें तो ये आप लोगों को हरियाणा देखने को मिल जाएगा। ये है हरियाणा, चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं। 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब आप कहोगे कि मुख्यमंत्री पद के बारे में कुछ बातें बता दीजिए। तो देखिए मुख्यमंत्री पद की अगर हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 164 को आप लोग पढ़िए। ये प्रावधान करता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और विधानसभा चुनाव में पार्टी के एक बहुमत प्राप्त नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा। और राज्यपाल के पास आप देखते हैं कि नाम मात्र की कार्यकारी अधिकार है, लेकिन वास्तविक जो कार्यकारी अधिकार है मुख्यमंत्री के पास होता है। और एक व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य भी नहीं ना, उसे 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है और उस समय सीमा के भीतर उसे राज्य विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। ऐसा न करने पर उसे मुख्यमंत्री पद का त्यागपत्र करना होता है। और देखिए मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, वह कार्यकाल और वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत धारण करता है और राज्यपाल तब तक उसे बर्खास्त नहीं कर सकता है जब तक कि विधानसभा में उसके पास बहुमत हो। यदि वह विधानसभा में विश्वास मत खो दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए, अन्यथा उसे राज्यपाल बर्खास्त कर सकता है। चलिए तो याद रखिएगा। ये एसबीआई ने आयोग को सौंपा चुनावी बॉन्ड का ब्यौरा। सुप्रीम कोर्ट ने दिया था निर्देश, एसबीआई को मोहलत देने से कर दिया था ना इनकार। और चुनाव आयोग को 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करना होगा ब्यौरा। पारदर्शिता के लिए 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने लॉन्च की थी चुनावी बॉन्ड योजना और इसे असंवैधानिक करार दे दिया गया ना। और अब कहा है कि जो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये आप देखते हैं कि चुनाव आयोग को देगी, चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर देगा। यानी कि हम आप लोग जान पाएंगे कि किस पार्टी को कहां से कितना चंदा मिला है और किसने दिया है। ठीक है। राष्ट्रपति से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रोक की मांग। ऑल इंडिया बार एसोसिएशन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर कहा कि वह प्रेसिडेंशियल रेफरेंस राष्ट्रपति संदर्भ प्रपत्र भेजकर चुनावी बॉन्ड से संबंधित जानकारी साझा करने की सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रोक लगाए और सनद रहे कि राष्ट्रपति किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजकर उससे सलाह मांग सकती है। वार एसोसिएशन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करने से कॉर्पोरेट जगत की अभिव्यक्ति पर दूरगामी असर होगा और सुप्रीम कोर्ट वार एसोसिएशन ने भी राष्ट्रपति को ऐसा ही पत्र लिखा है। अब आप देखते हैं कि आप लोग क्या सोचते हैं इस मामले में, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। देखिए अब आप लोग चुन रहे हैं नेताओं को, सरकारें बना रहे हैं, तो आप लोगों को मालूम तो होना चाहिए कि आपकी सरकार को, आपके नेताओं को कौन पैसा दे रहा है और फिर आपके नेता उन लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। ये तो तभी मालूम चलेगा जब आपके सामने आंकड़े आएंगे। तो आप लोग इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय बता सकते हैं। किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, झूठ बोल रहे हैं खड़गे राहुल। ये आप देखते हैं कि होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। देखिए एक बात आप लोगों को बता दो कि जो नया संशोधन जो आप देखते हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम है, इसमें आप देखते हैं हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन जो पारसी है, आप देखते हैं
इन सबको नागरिकता देने की बात की गई और एक तय की गई है डेट के 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी आप देखते हैं कि भारत हो, भारत के जो पड़ोसी जैसे पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान, या अफगानिस्तान है, या बांग्लादेश, यहाँ से जो लोग आए हुए हैं अल्पसंख्यक, उन्हें क्या नागरिकता देने की बात हो रही है। लेकिन इसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया है और इसलिए आप देखते हैं कि इसका विरोध किया जा रहा है। और एक बात और जान लीजिए इसमें, देखिए नागरिकता संशोधन कानून में कुछ परेशानी नहीं है, लेकिन एनआरसी जब लागू होगा ना, राष्ट्रीय रजिस्टर की बात हो रही है, तब आप देखते हैं कि प्रॉब्लम होगी। क्योंकि आप देखते हैं कि जो अवैध रूप से जो लोग आए होंगे उसमें आप देखते हैं कि सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, हिंदू हो, उन्हें तो नागरिकता इस कानून के तहत मिल जाएगी, लेकिन जो मुस्लिम रह जाएंगे उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी। इसीलिए आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। ठीक है, अपना अपना है। कल इसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से बात की हुई थी। तेजस दुर्घटनाग्रस्त सेना ने दिए जांच के आदेश। राजस्थान के पोखरण में चल रहे युद्धाभ्यास भारत शक्ति में भाग ले रहा एक तेजस लड़ाकू विमान मंगलवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और तेजस के दुर्घटनाग्रस्त होने की यह पहली घटना है और तेजस से युद्धाभ्यास स्थल से करीब 100 किलोमीटर दूर दुर्घटना का शिकार हुआ। मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश ने सेना की ओर से जारी किया गया है। सेना के अनुसार पायलट सुरक्षित है। झारखंड में आप देखिए कांग्रेस के विधायक अंबा प्रसाद से जुड़े 17 ठिकानों पर ईडी की छापामारी। भूमि घोटाला, हजारीबाग में फर्जी तरीके से भूमि हड़पन, रंगदारी, बालू तस्करी के मामले में छापेमारी। लगभग 10 लाख रुपए नगद, भारी मात्रा में जमीन से जुड़े दस्तावेज की बरामदगी हुई है। अगर हम लोग ईडी की बात करें तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की बात कर रहा हूं मैं। इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में उन्मादी भीड़ हिंसा, मॉब लिंचिंग के 10 आरोपितों को अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। घटना में शामिल 11 आरोपितों में से एक नाबालिग भी है। उसका मामला किशोर न्याय बोर्ड में ट्रांसफर कर दिया गया। ये 18 जून 2018 को उन्मादी भीड़ ने 2 लोगों को हत्या के शक में बेरहमी से पीटा था ना। गुजरात तट के पास पकड़ी गई ड्रग्स की बड़ी खेप, 6 पाकिस्तानी गिरफ्तार हुए और कई सुरक्षा एजेंसियों के संयुक्त ऑपरेशन में मिली सफलता। नाव पर 60 पैकेटों में रखी गई थी 80 किलो मेथाम्फेटामाइन की खेप। ये आप देखिए गुजरात ये आपको देखने को मिलेगा। गांधीनगर इसकी राजधानी है। इसकी सीमा आप देखें पाकिस्तान से लगती है अंतर्राष्ट्रीय राज्यों में, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र से लगती है। चुनाव में डीप फेक व भ्रामक सूचनाओं के दुरुपयोग पर गूगल सतर्क है। गूगल और चुनाव आयोग मिलकर लगा रहे फेक न्यूज पर लगाम। एआई से तैयार कंटेंट को पहचानने के तरीके भी बताएगा गूगल। और गूगल प्लेटफॉर्म पर चुनाव संबंधी विज्ञापन को लेकर सख्त पॉलिसी। ये ब्लॉग में गूगल ने कहा है कि चुनाव संबंधी विज्ञापन कौन चला सकता है, इसे लेकर हमारे प्लेटफॉर्म पर सख्त पॉलिसी है और सभी विज्ञापन दाताओं को हमारे प्लेटफॉर्म पर चुनावी विज्ञापन चलाने के लिए एक पहचान सत्यापित प्रक्रिया पूरी करनी होगी। उन्हें चुनावी विज्ञापन चलाने के लिए जरूरी मुताबिक चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत प्रमाण पत्र देना होगा। विज्ञापन के लिए भुगतान किसने किया है, इसकी भी पूर्ण जानकारी देनी होगी। हमारी दीर्घकालिक विज्ञापन पॉलिसी उन विज्ञापनों को स्पष्ट झूठे दावों को बढ़ावा देने से रोकती है जो चुनावों की विश्वसनीयता या भागीदारी को कमजोर कर सकते हैं। हम सभी चुनावी विज्ञापनों को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए एक सर्चेबल हब में एकत्रित करते हैं और ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि विज्ञापन दाता कौन है, वह कहाँ पर स्थित है, उसने विज्ञापन पर कितना खर्च किया है। और आप देखते हैं हमारे देश में भी लोकसभा चुनाव भी है इसी साल, तो उसकी भी बातें हो रही हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में बातें भी हो रही हैं। लोकसभा में 543 सीटें हैं टोटल और इनका चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। अगर आपकी उम्र 25 साल हो चुकी तो लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ सकते हैं। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है
और 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में सचिवालय देखने को मिल जाएगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अब आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं, देख लिया करिएगा ऐसे भी। दिल्ली में 989.83 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं का काम शुरू हुआ है और इन परियोजनाओं की रखी गई आधारशिला। 167.28 करोड़ रुपए से आनंद विहार टर्मिनल पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन रख रखाव केंद्र। 60.03 करोड़ रुपए से वॉशिंग कम पिट लाइनों पर कवर शेड की सुविधा। 253.96 करोड़ रुपए से बिजनेस विजयवासन में वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव के लिए आधारभूत ढांचे के उन्नयन व विकास। और 418.52 करोड़ रुपए से आनंद विहार और तिलक ब्रिज के बीच तीसरी और चौथी लाइन का काम की बात हो रही है। दिल्ली दिल से करे मतदान तो बन जाएगा इतिहास। आप देखते हैं इंटरनेट मीडिया के माध्यम से लोगों को मतदान के प्रति किया जा रहा है जागरूक। कॉलेज, बाजारों आदि जगहों पर जागरूकता कार्यक्रम भी लगाने की बात हो रही है। ये आप देखें 40 वर्ष पहले अंतिम बार 1984 में हुआ था राष्ट्रीय औसत से अधिक मतदान। पिछले लोकसभा चुनाव में दिल्ली में हुआ मतदान राष्ट्रीय औसत से कम था। सबसे अधिक मतदान दिल्ली में वर्ष 1977 लोकसभा चुनाव में हुआ था और 71.31%। वोट डालने जरूर जाया करिएगा। देखिए 5 साल में आपको मौका मिल रहा है तो मौका ना कोई मत चूकिएगा। हम राष्ट्र निर्माण के लिए करते विकास कार्य, मोदी साहब कह रहे हैं। सुविधाओं पर नजर। ये प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी सरकार चुनाव जीतने के लिए नहीं करती कोई काम और 10 वंदे भारत ट्रेनों के साथ 85,000 करोड़ की रेल परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। विरासत सजोकर नहीं रखने वाला देश गवा देता है अपना भविष्य। महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते प्रधानमंत्री मोदी। अब आप देखते हैं कि जो गांधी को गाली देते रहते हैं ना, देख लीजिए अगर आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी की विचारधारा से, तो आपके टॉप लीडर उनके सामने हाथ जोड़ते हैं। तो सोचा करिएगा तुम कुछ। तो डीएफसी के इन सेक्शन का हुआ उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने डीएफसी के जिन 2 सेक्शनों का उद्घाटन किया उनमें आप देखिए न्यू खुर्जा से साहनेवाल 401 मार्ग किलोमीटर और न्यू मकरपुरा से आप देखिए न्यू घोलवड़ सेक्शन 244 मार्ग किलोमीटर शामिल है इसमें। और पहले ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत। मोदी ने मेहसाना जिले में देश के पहले मारुति सुजुकी के ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी किया है। और इस प्रोजेक्ट के जरिए मारुति की कारों को रेलवे के जरिए भेजा जा सकेगा और इससे ट्रकों के सालाना 50,000 फेरों की बचत होगी। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में पोखरण में दिखी स्वदेशी सैन्य शक्ति। तीनों सेनाओं ने संयुक्त रूप से किया भारत शक्ति नामक सेनाभ्यास। ये युद्धाभ्यास में स्वदेशी तकनीक की मारक क्षमताओं ने दिखाया दमखम। खनिजों पर कर लगाने की शक्ति को लेकर स्पष्टता क्यों नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का राय। खनन पट्टे पर केंद्र द्वारा एकत्रित की गई रॉयल्टी कर है या नहीं, शीर्ष अदालत इस अहम मुद्दे पर कर रहा है ना सुनवाई। और ये भी कह रहा है कि राज्य सरकारों को है या नहीं है, उसकी भी बातें भी हो रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। चीन को दिलाए या अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा था और रहेगा। मोदी जी की यात्रा पर चीन ने जताया था ना इतराज। अब चाइना है, देखिए कुछ भी कहता रहता है, हम मानेंगे थोड़ी। इसलिए तो कहते हैं कि कुछ भी कोई बोल रहा है आप लोग ध्यान मत दिया करिएगा, बस आपका जो काम है ईमानदारी से वो किया करिएगा। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये है ईटानगर इसकी राजधानी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान, चीन और आप देख सकते हैं कि म्यांमार से लगती है। राज्यों में असम और नागालैंड से लगती है। इसे आप देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 21 जनवरी 1972 में। 20 फरवरी 1987 में इसे राज्य का दर्जा मिला था।
और पेमा खांडू यहाँ के राज्य क्या है, मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 60 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 83,743 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। गाजा पट्टी की स्थिति पर डोभाल ने की चर्चा। ये बैठक यरूशलेम बैठक के अवसर पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ राष्ट्रीय सलाहकार अजीत डोभाल। ये आप देख रहे हैं ना कि इजरायल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है, देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आप देखिए अरब सागर हो गया, ये अदन की खाड़ी हो गई, ये लाल सागर हो गया, भूमध्य सागर हो गया। यहाँ आप लोगों को इजरायल देखने को मिल जाएगा और इजरायल और हमास में युद्ध चल रहा है। विदेश सचिव क्वात्रा को 6 माह का सेवा विस्तार मिला है। ITAT के आदेश में कोई खामी नहीं, कांग्रेस के लिए खुद दोषी है। आयकर वसूली नोटिस मामले में कांग्रेस की याचिका पर सुरक्षित किया ना निर्णय, तो आप देखेंगे उसी की बातें हो रही है, हाईकोर्ट कह रहा है। प्रयुक्त जल प्रबंधन में हरियाणा और कर्नाटक आएंगे। काउंसिल ऑन एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड वाटर द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट से सामने आया अध्ययन में 10 राज्यों के साथ 503 शहरों स्थानीय निकायों को भी किया गया इसमें सूचीबद्ध। अच्छी बात है इसमें। और आप देखते हैं कि 2021 के आंकड़ों के अनुसार देश में 72,000 मिलियन लीटर प्रयुक्त जल प्रबंधन में से 28% का ही शोधन होता है। प्रयुक्त जल के शोधन को मजबूत बनाने और उसके पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने की जरूरत है। और इसे देखते हुए CEEW ने इस रिपोर्ट में अपनी तरह का पहला म्यूनिसिपल यूज्ड वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स भी तैयार किया, जो कि 10 राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, बंगाल की उन 503 ULB पर केंद्रित है जिन्होंने शोधित प्रयुक्त जल के पुनः उपयोग की नीति एक तरह से अपनाई हुई है। अच्छी बात है। सर्पदंश से मौतें कम करने के लिए कार्य योजना जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को आदेश सर्पदंश के प्रबंधन, रोकथाम, नियंत्रण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की है। यह देश में साल 2030 तक सर्पदंश के कारण होने वाले मौतों को आधा करने की तैयारी है और इस कार्य योजना में सभी राज्यों को ध्यान में रख तैयार किए गए उपायों और स्वास्थ्य कार्यक्रम को शामिल किया गया है। और इसके साथ सर्पदंश की घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों और समुदायों को तत्काल सहायता और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए सर्पदंश हेल्पलाइन 15,405 राज्यों में शुरू किया गया है। और पायलट प्रोजेक्ट के तहत आप देखिए दिल्ली, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, पुडुचेरी में शुरू किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत करने के साथ सर्पदंश की स्थिति में क्या करें और क्या ना करें पर पोस्टर और जागरूकता के लिए 7 मिनट का एक वीडियो लॉन्च भी किया गया है। अब आप देखते हैं कि 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव होने वाले हैं, तो अब राजनीति की बातें ही हो रही हैं। मैं कहता हूं राजनीतिक पार्टियों के बारे में याद रखा करिएगा, जिस राज्य में चुनाव हो रहे हैं उसके बारे में, चुनाव के बारे में और चुनाव आयोग के बारे में, ठीक है। अब 1989 से 2009 तक किसी दल को नहीं मिला है पूर्ण बहुमत। कांग्रेस को आप देखते हैं 1989 में 197 सीटें थी, 1991 में कांग्रेस को 244 थी और 1996 में भाजपा को 161 थी, 1998 में भाजपा को 182, 1999 में भाजपा को 182, 2004 में कांग्रेस को 145, 2009 में कांग्रेस को 206, 2014 में आप देखिए 282 मिली थी भाजपा को, 2019 में आप देखते हैं कि और 303 मिली थी। अब आप देखते हैं कि पूर्ण बहुमत मिला था। आप गठबंधन के फायदे और नुकसान जान लीजिए आप लोग। फायदे क्या होता है? भारत विविध संस्कृतियों वाला देश है और इसमें विभिन्न समुदाय, बोलियां, जातियां हैं और भौगोलिक रूप से बहुत विभाजन है। ऐसे में गठबंधन सरकार अधिक समावेशी लगती है। और दूसरा, सरकार निरंकुश नहीं होती है क्योंकि उसे न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत कार्य करना होगा। और नुकसान क्या है इसका? तो गठबंधन सरकार का अस्थिर होना इसका नकारात्मक पहलू है। गठबंधन सरकार में टकराव भी देखने को मिलता है और इससे कानूनों को लागू करने में काफी परेशानी होती है। यही वजह है कि गठबंधन सरकार के कभी भी गिरने की आशंका बनी रहती है। अब आप देखिए CAA लागू कर दिया उन्होंने। अगर आप सोचिए गठबंधन होता किसी से, मतलब याद नहीं कि सोचते कि इन्हें पूर्ण बहुमत ना होता और बहुत सारी पार्टियों का सपोर्ट करके इन्होंने सरकार बनाई होती तो ये इतना कड़ा फैसला ना ले पाते।
और 370 के मामले में ना ले पाते, तो ये भी आप लोग याद रखा करिएगा। ये विश्व बैंक के ऋण की पहल, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने की पहल में बिहार में नीतीश कुमार ने नेतृत्व वाली राज्य सरकार 2006-7 से विश्व बैंक से ऋण लेकर की थी, और इसमें महिलाओं की स्वयं सहायता समूह बनाकर उनके बैंक खाते खुलवाए गए और फिर उन्हें रोजगार के लिए सरकार से आर्थिक सहायता अब भी दी जा रही है। बिहार में जीविका की महत्ता इस बात से साबित होती है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर मंच से जीविका दीदियों के कामों की खूब प्रशंसा करते हैं। अच्छी बात है। बच के रहना रे बाबा, चुनाव में भारी ना पड़ जाए डीपफेक। राजनीतिक दलों और नेताओं के लिए नई मुश्किलों के रूप में उभर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और देश विदेश में कई नेता हो चुके हैं डीपफेक वीडियो ऑडियो के शिकार, उठाना पड़ा नुकसान। आप देखते हैं कि बिल्कुल हूबहू आवाज प्रधानमंत्री की और प्रधानमंत्री की मुंह से ही आप लोगों को सुनाई दे कि आप कांग्रेस को वोट दें, या कांग्रेस के राहुल गांधी की आवाज सुनाई दे तो आप भ्रमित हो जाएंगे। इस तरह की आप देखते हैं एडिटिंग होने लगी है, समझ रहे हैं आप लोग। अब आप देखिए राजनीति की बातें हो रही तो अब लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा भी होने लगी है ना। अब आप देखिए मांझी जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से जुड़े हुए हैं, ये कह रहे हैं कि महिलाओं को 50% आरक्षण दीजिए। मैं तो कहता हूँ राजनीतिक पार्टियों को सबसे पहले आप देखते हैं कि अपने सीटों में आप देखते हैं कि महिलाओं के लिए 50% आरक्षण देना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 50 आधी आबादी महिलाओं की भी तो है, तो उन्हें भी तो ध्यान में रखना चाहिए। अब आपको बताया था ना कि मराठा आरक्षण कानून पर रोक लगाने वाली याचिका पर 10 अप्रैल को होगी सुनवाई, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है। और अब कोर्ट में गया हुआ है ये मामला, अब देखते हैं कोर्ट क्या करता है। मोदी जी आज सेमीकंडक्टर परियोजना की रखेंगे, आप देखते हैं कि आधारशिला। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इंडिया आज टेकेड चिप्स फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में शामिल होंगे। वह गुजरात के धौलेरा विशेष निवेश क्षेत्र और सानंद असम के मोरीगांव में 1.25 लाख करोड़ रुपए की 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। और आप देखिए सेमीकंडक्टर से कहते हैं कि टेक्नोलॉजी पूरी निर्भर है उसी पर लगभग, तो उसी की बात हो रही है। CAA के तहत नागरिकता आवेदन के लिए पोर्टल लॉन्च हो चुका है, और शीघ्र ही एक मोबाइल ऐप CAA 2019 भी किया जाएगा जारी। चलिए, तो चल रही है बातें, देख रहे हैं आप लोग। इसमें आप देखते हैं हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय को लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की अनुमति देता है। जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए थे, लेकिन इसमें मुस्लिम शामिल नहीं है, याद रखिएगा। और सबसे बड़े इसीलिए आप देखते हैं कि क्या हो रहा है, इसका विरोध जताया जा रहा है। आवेदक को वैध या समाप्त हो चुके पासपोर्ट, आवासीय परमिट या पति या पत्नी की भारतीय राष्ट्रीयता का प्रमाण, मसलन भारतीय पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र की प्रति या मैरिज रजिस्ट्रार द्वारा विवाह प्रमाण पत्र की प्रति देनी होगी। हालांकि इन दस्तावेजों को जमा करना अनिवार्य नहीं है, अगर है तो दे सकते हैं। ये आप देखते हैं कि पूर्वोत्तर के आदिवासी इलाकों में CAA लागू नहीं होगा। संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत विशेष दर्जा प्राप्त क्षेत्र पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश आदिवासी क्षेत्रों को सोमवार से लागू हुए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के दायरे से बाहर रखा गया है, और कानून के मुताबिक इसे उन पूर्वोत्तर राज्यों में भी लागू नहीं किया जाएगा जहां इनर
लाइन परमिट व्यवस्था लागू है। IELP अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में लागू है। अधिकारियों ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों जहां छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त परिषदें बनाई गई, कोई भी CA के दायरे में छूट दी गई है। और ऐसी स्वायत्त परिषद पूर्वोत्तर के असम राज्य, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में स्थित में है। और इसमें असर में कार्बी आंगलोंग, दिमा हासाओ और बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल क्षेत्र, मेघालय में गारो हिल्स और त्रिपुरा में आदिवासी क्षेत्र शामिल है। इसमें जज हत्याकांड, अमेरिका से आई व्हाट्सएप चैट रिपोर्ट में कुछ भी संदिग्ध नहीं है। झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को CBI ने धनबाद के जज उत्तम आनंद हत्याकांड की जांच की रिपोर्ट पेश की है। केंद्र का फैसला, हर साल 17 सितंबर को मनेगा हैदराबाद मुक्ति दिवस। ये आप देखिए, ऑपरेशन पोलो के तहत सैन्य कार्यवाही के बाद 17 सितंबर 1948 को निजाम शासन से आज़ादी मिली थी ना। और ये आप देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या शामिल होने के ख्वाब देख रहे थे। अब आप सोचिए कि हैदराबाद ये है, अब कहाँ से तुम शामिल हो जाते भाई पाकिस्तान में, आते जाते कहाँ से। तो कहा ना, अपना अपना दिमाग है। UAPA के तहत जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट पर लगा प्रतिबंध, एक गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत। अमेठी का जायस रेलवे स्टेशन अब गुरु गोरखनाथ धाम के नाम से जाना जाएगा। देख रहे हैं, नाम बदलने की परंपरा तो हमारे यहाँ है ही। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की राह रोशन कर रही नवदीप। सूर के कूड़े को बेचकर आमदनी का जरिया बनाया, पराली से खाद बनाने के लिए किसानों को किया जागरूकता। 2014 में PCS अफसर बनी थी ये। तो आप लोग भी इस तरह के नवाचार कर सकते हैं। इसीलिए कहता हूं कि पहले पढ़िए मेहनत से, ईमानदारी से। अब आप देखिए, संपादकीय पाठ है, ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाता है। एक सामान्य जानकारी आपको यहाँ से मिल जाती है। तो अस्तित्व में आया न्याय संगत कानून। ये नागरिकता संशोधन अधिनियम दिसंबर 2019 में संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ था। 4 वर्ष की देरी के बाद अंततः उसकी पात्रता और प्रक्रिया संबंधी विस्तृत नियमावली गत दिवस भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर दी गई और इससे इस अधिनियम के क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त हो गया। यह मोदी सरकार की एक निर्णायक पहल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के नियम निर्धारित किए गए भाग 2 में। और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होते ही ब्रिटिश भारत में जन्म लेने वालों को उसी दिन से भारत की नागरिकता मिल गई। लेकिन जो लोग पूर्वी रियासतों के निवासी थे, उनके लिए 1955 में नागरिकता कानून बनाकर उन सबको भारत की नागरिकता दी गई। इस कानून में समय समय पर आप देखें, जैसे 1986, 1992, 2003 और 2005 में गोवा, दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी आदि के अलावा बांग्लादेश और पाकिस्तान से भूमि विवादों को सुलझाकर भारत में मिलाए गए क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भारत की नागरिकता देने के लिए संशोधन किए गए। और इसी क्रम में मुस्लिम बहुल पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मजहबी आधार पर विताड़ित अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय को भारत की नागरिकता देने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पारित हुआ। राजपत्र में अधिसूचित नियमावली में नागरिकता प्राप्त करने की तमाम अड़चनों को दूर करने के लिए जटिल प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया। और यदि किसी के पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है तो उसे भी शपथ पत्र देकर अपनी पात्रता संबंधी घोषणा कर नागरिकता के लिए आवेदन करने की सुविधा होगी। लेकिन इसमें मुस्लिमों को ये सुविधा नहीं है, याद रखिएगा। और इसी क्रम में ग्राम पंचायत, नगर पालिका अथवा नगर निगम आदि स्थानीय शासी निकाय द्वारा जारी प्रमाण पत्र को भी मान्यता प्रदान की गई है। जिलाधिकारी कार्यालय की जगह अब यह आवेदन केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर किया जा सकेगा। और पहले नागरिकता कानून में अभ्यर्थी द्वारा जमा किए जाने वाले मान्य दस्तावेजों की सूची बहुत सीमित थी और अब उसे काफी व्यापक बनाया गया। इसका उद्देश्य पीड़ित लोगों को त्वरित लाभ देना है और नागरिकता कानून का कई दलों की ओर से खुलकर विरोध भी किया जा रहा है। यह मुस्लिम तुष्टीकरण की परंपरागत राजनीति के चलते ही है। और कुछ राज्य सरकारों की ओर से आप देखते हैं कि नागरिकता कानून को
अमल में लाए जाने का विरोध किया जा रहा है। यह व्यर्थ का विरोध है क्योंकि नागरिकता संघ सूची का विषय है। इस तथ्य से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी आदि अल्पसंख्यक समुदायों के साथ अमानवीय व्यवहार और उत्पीड़न होता है और इन मुस्लिम बहुल पड़ोसी देशों में जारी मजहबी प्रताड़ना के कारण भारत में विस्थापित लोगों की संख्या समय के साथ लगातार बढ़ी है और अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए हुए नेहरू लियाकत समझौते के अनुपालन में पाकिस्तान की असफल हो जाने पर वहां प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों को स्वीकारना हमारा संवैधानिक दायित्व है। और पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो लोग मजहबी कारणों से प्रताड़ित हैं, जिनके घर बार सब छूट चुका है, क्या उन्हें सामान्य जीवन जीने के अधिकार से भी वंचित कर दिया जाए? क्या भारत को उन लोगों की उपेक्षा करनी चाहिए जो विभाजन पूर्व उसके ही नागरिक थे और जिन्होंने अलग देश नहीं मांगा था? और उक्त तीनों देशों में अल्पसंख्यक जिस आस्था को अपने जीवन से अधिक मूल्यवान मानते हैं, उसी आस्था के कारण उन्हें अपमान, उपेक्षा और उत्पीड़न सहना पड़ता है। 75 साल पहले वे इसी देश के नागरिक थे, जो स्वाभाविक है कि वे अपनी मातृभूमि भारत से ही शरण और सहायता की आशा करेंगे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अब बांग्लादेश के उत्पीड़ित अल्पसंख्यक जो अवैध प्रवासियों के रूप में भारत में रह रहे हैं कि मानवाधिकारों की रक्षा हेतु उन्हें नागरिकता प्रदान करने वाला यह कानून आवश्यक था। चूंकि तीनों पड़ोसी देश अपने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने में सर्वथा असमर्थ रहे, इसलिए भारत सरकार ने अपना कर्तव्य समझकर नागरिकता कानून में आवश्यक संशोधन किए। इस संशोधन का उद्देश्य मजहबी के कारण प्रताड़ित उन अल्पसंख्यकों को सम्मानजनक जीवन देना है जो उक्त तीनों देशों में अपना आस्था का अनुसरण नहीं कर पा रहे हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार अवैध प्रवासी भारत के नागरिक नहीं हो सकते हैं। वे इस अधिनियम की धारा 5 के अधीन नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, किंतु यदि वे अपने भारतीय मूल का साक्ष्य देने में असमर्थ होते हैं तो उन्हें उक्त अधिनियम की धारा 6 के तहत आप देखते हैं कि प्रकटीकरण द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन करने को कहा जाता है। इस तरह से नागरिकता प्राप्त करने के लिए इन तीनों देशों के अल्पसंख्यकों को कम से कम 11 वर्ष भारत में रहना आवश्यक था और संशोधित अधिनियम में इस अवधि को घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। नागरिकता कानून तीनों पड़ोसी देशों के मुस्लिमों को सीधे भारत की नागरिकता हासिल करने की सुविधा नहीं देता है, क्योंकि वे अपने देशों के बहुसंख्यक नागरिक हैं और इस कानून से किसी भी भारतीय अल्पसंख्यक और विशेषकर मुस्लिम की नागरिकता किसी प्रकार प्रभावित नहीं होती है। यह कानून किसी की नागरिकता का हनन नहीं कर रहा है, बल्कि वंचितों को कानूनन अधिकार दे रहा है। यह अधिनियम किसी को बुलाकर भी नागरिकता नहीं दे रहा है, बल्कि जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर लिया वे ही भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे। उक्त तीनों इस्लामिक देशों के मुसलमान भी भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह नियम सभी विदेशी व्यक्तियों के लिए लागू है। भारत सरकार ऐसे आवेदनों पर विचार करने के बाद उन्हें नागरिकता प्रदान करती है और फिर जैसे पाकिस्तानी गायक अदनान सामी को जनवरी 2016 में भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। स्पष्ट है कि राजनीतिक कारणों अथवा वोट बैंक की राजनीति के चलते नागरिकता कानून के अमल का विरोध करना अतार्किक और अमानवीय, असंवैधानिक है। आम चुनाव की दहलीज पर खड़े विपक्ष को संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए। लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं रसाल सिंह। अब आप देखते हैं कि इसके लागू होने की डेट पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि ये अभी क्यों आए चुनाव के पहले। तो आप सभी जानते हैं बीजेपी कोई गैर राजनीतिक दल तो है नहीं है, वो भी राजनीतिक दल है, फायदा उठाएगी, नॉर्मल सी बात है हर कोई राजनीति में। अब आप देखिए यहाँ अल्पसंख्यक की बात की जा रही, अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलेगी जो भारत आएंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से। लेकिन आप देखते हैं कि कानून में धर्मों के नाम दिए गए, हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, इस तरह के नाम दिए गए ना। तो वही आप देखते हैं कि एक कारण विरोध का भी बना हुआ है कि इसमें मुस्लिमों को शामिल कर लेते, या आप देखते हैं कि सभी धर्मों की जगह क्या लिख देते, अल्पसंख्यक। क्योंकि आप देखते हैं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बहुसंख्यक रूप में कौन है, लोग हैं, मुस्लिम है। लेकिन आप देखते हैं कि फिर राजनीति कैसे होती, फिर सरकार कह कैसे पाती। तो ये भी आप देखते हैं कि राजनीति का कारण भी रहता है। और हमारे देश में तो हर मुद्दे पर आप देखते हैं कि खूब राजनीति होती है। भारतीय पद्धति से अनुसंधान का अभाव। भारतीय शिक्षा नीति 2020 की शिक्षा के भारतीयकरण पर बल तो देती है, किंतु इस लक्ष्य की पूर्ति तभी संभव है जब ज्ञान के सभी अनुशासनों में भारतीय पद्धति से अनुसंधान भी हो। विडंबना है कि भारत में विभिन्न विषयों में अनुसंधान के लिए अभी भी विदेशी पद्धतियां अपनाई जा रही हैं, जबकि भारत में अनुसंधान अथवा गवेषणा या मीमांसा या फिर आप देखिए शोध की प्राचीन परंपरा और पद्धति रही है। गवेषणा शब्द में का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है और इसका अभिप्राय प्रकाश ज्ञान की खोज। अनुसंधान के मुख्यतः 3 प्रकार हैं, मौलिक, व्यवहारिक या फिर अनुपयुक्त
और क्रियात्मक अनुसंधान। इन तीनों प्रकार के अनुसंधान प्राचीन भारत में हो चुके हैं। भारत के तीन अध्येताओं डॉक्टर कपिल कुमार भट्टाचार्य, प्रोफेसर विप्लव लोहो चौधरी और प्रोफेसर रमन एन राव ने अपने शोध ग्रह नाट्यशास्त्र ए स्टडी ऑन कॉन्टिन्यूटी एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशंस थ्योराइजिंग एंड प्रैक्टिस में वेदों उपनिषदों को मौलिक अनुसंधान की श्रेणी में, धर्मशास्त्र और नाट्यशास्त्र को अनुपयुक्त अनुसंधान और चरक संहिता एवं सुसुप्त संहिता को क्रियात्मक अनुसंधान की श्रेणी में रखा है। ईसा से लगभग आप देखते हैं कि 600 वर्ष पूर्व कपिल मुनि द्वारा विवर्तित सांख्य दर्शन ने तर्कपूर्ण युक्ति युक्त चिंतन पर बल दिया। वाचस्पति मिश्र ने सांख्य तत्व कौमुदी में लिखा है कि इस दुनिया में सभी अनुसंधानों का उद्देश्य मानव जाति की किसी भी अनसुलझी समस्या का समाधान करना है, और उनके अनुसार किसी भी अनुसंधान को तभी सार्थक माना जाना चाहिए जब वह इन 5 शर्तों को संतोषजनक ढंग से पूरा करता है। जैसे कोई स्पष्ट समस्या होनी चाहिए और जिसके लिए वैज्ञानिक जांच की आवश्यकता हो। वैज्ञानिक जांच के माध्यम से उस समस्या का समाधान वांछनीय होना चाहिए। वैज्ञानिक जांच के माध्यम से संभावित समाधान प्राप्त प्रतीत होना चाहिए। समाधान के लिए वैज्ञानिक जांच को आगे बढ़ाने के साथ उपलब्ध होने चाहिए। वाचस्पति मिश्रण के अनुसार त्रिविध दुख आध्यात्मिक, अधि भौतिक और अधि दैविक है को दूर करने के उपाय के लिए भी अनुसंधान होता है। यानी दुख दूर करने या किसी समस्या का समाधान वैज्ञानिक विधि से खोजना शोधकर्ता का उद्देश्य होना चाहिए। और इसी तरह अभिनव युक्त 10वीं 11वीं और शताब्दी ने भी भारत की अनुसंधान पद्धति पर प्रकाश डाला है। उन्होंने शोध की विधियों का वर्णन इस प्रकार किया है: प्रासंगिक सामग्री पर ध्यान केंद्रित करना, अनिवार्य सामग्री को चिन्हित करना, आवश्यक स्पष्टीकरण के साथ सामग्री को सार्थकता प्रदान करना, प्रासंगिक सामग्री के भीतर विरोधाभासों को संबोधित करना, मूल कार्य की भावना को अक्षुण्ण रखना, वर्तमान कार्य के उद्देश्य के अनुरूप होना, बहुअर्थी शब्दों वाक्यों पर विचार विमर्श दोहराव के संबंध की व्याख्या करना, वैध समाधान पर पहुंचना और कार्य को अत्यंत संक्षिप्तता से पूरा करना। भारत की प्राचीन अनुसंधान पद्धति शोधकर्ता में शोध वृत्ति जागृत कर उसे शोध की महत्ता का बोध कराती है। शोधार्थी को संगोपांग विश्लेषण विवेचन के माध्यम से सम्यक अनुशीलन में सक्षम बनाती है। वेदों, उपनिषदों, धर्मसूत्रों, रामायण, महाभारत, अन्य प्राचीन भारतीय ग्रंथों में पाई जाने वाली अनुसंधान पद्धति के अनुसरण में अनुसंधान को बढ़ावा दिए जाने पर ही ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय विद्या की मौलिकता सिद्ध होती रहेगी। भारतीय विद्या की मौलिकता का एक कारण यह है कि पश्चात चिंतन गणित मूलक है, जबकि भारतीय चिंतन की भाषा व्याकरण मूलक है। यह देखना आवश्यक कि अनुसंधान के उपरांत सृजित ज्ञान कितना समाजोपयोगी है। भारत के तमाम विश्वविद्यालयों तथा विद्या केंद्रों में निरंतर शोध हो रहे हैं, लेकिन क्या वे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक उत्थान में योगदान कर रहे हैं, और उनसे क्या उन समस्याओं को दूर करने में मदद मिल रही है और जिनसे आप देखिए देश जूझ रहा है, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, ऋण समस्या से जूझते किसानों की आत्महत्या आदि। भारत में अनुसंधान के क्षेत्र में एक और विडंबना है। भारत में आप देखिए अनुसंधान में संदर्भ की भी विदेशी शैलियां अपनाई जा रही हैं, जो संख्या में मुख्यतः 5 है। MLA मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, शिकागो, वैंकूवर और हार्वर्ड। भारत में अनुसंधान में साधारणतः 2 प्रकार के संदर्भ की व्यवस्था अपनाई जाती रही है, एक नोट व्यवस्था और दूसरी कोष्ठकबद्ध व्यवस्था। नोट व्यवस्था में टिप्पणी क्रमानुसार दी जाती है। फुट नोट्स किसी विचार, अभिमत की पुष्टि अथवा खंडन में, यहाँ तक कि स्पष्टीकरण में सहायक होते हैं। नोट व्यवस्था में शिकागो एवं MLA शैलियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। कोष्ठकबद्ध व्यवस्था में आंशिक संदर्भ रहता है, जो पाठ के अंतर्गत आप देखते हैं कोष्ठक में दिया जाता है, पूरा संदर्भ अंत में दिया जाता है, और इस व्यवस्था को हार्वर्ड व्यवस्था अथवा लेखक दिनांक व्यवस्था भी कहा जाता है। कोष्ठकबद्ध व्यवस्था में APA हार्वर्ड और वैंकूवर संदर्भ शैलियाँ प्रयोग में लाई जाती है। कहने की जरूरत नहीं कि भारत की अपनी अनुसंधान संदर्भ शैली विकसित करने की भी बहुत जरूरत है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो भारत को ज्ञान से संपन्न करना और ज्ञान आधारित राष्ट्र बनाना कठिन होगा। भारत की ज्ञान परंपरा स्थापित होनी चाहिए। लेखक महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में प्रोफेसर हैं। कृपा संज्ञा 24 साहब के द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है।
अब आप देखिए, यहाँ भी एक कॉलम लिखा जाता है, बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। ऊर्जा सहज मार्ग। हर मनुष्य प्रवृत्ति, स्वभाव, रुचि और व्यवहार के आधार पर दूसरे मनुष्य से भिन्न है। मनुष्य की प्रत्येक प्रवृत्ति किसी एक जन्म का अभ्यास नहीं है, अपितु यह उसके अतीत के कई जन्मों की कर्म समष्टि है और का परिणाम है। अनेक जन्मों में मिले अनुभवों और अभ्यासों के आधार पर उसके हृदय में विशिष्ट संस्कार संघटित हुए हैं, जो उसे दूसरे मनुष्यों से भिन्न बना देते हैं। और इसी प्रकार ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग भी भिन्न भिन्न है। कोई ज्ञान मार्गी तो कोई किसी को भक्ति में रमना सहज लगता है, कोई राजयोग में डूबा है तो कोई मात्र कर्म में भरोसा रखता है, परंतु कोई एक केंद्रीय सत्ता है जिसकी ओर सब अपने अपने मार्ग पर चलते हुए खींचे जा रहे हैं। यह सभी अनुभव करते हैं। ज्ञान, भक्ति, योग या फिर कर्म, इनमें मूल आधार एक ही रहता है, परंतु आगे चलकर अन्य भावों का प्रभाव आना स्वाभाविक है। भक्ति में लीन मनुष्य के लिए ध्यान साधना के द्वार स्वयं ही खुलने लगते हैं। जैसे जैसे ज्ञान प्राप्त होता जाता है, अपनी तुच्छता स्पष्ट दिखने लगती है। परम शक्ति की सत्ता की भक्ति में शीश स्वयं झुक जाता है। कर्म तो सभी भाव के साथ जुड़ा है ही है। कर्म योगी का आत्मा तो कर्म की ज्वाला में कुंदन की भांति निखर जाता है। मनुष्य जिस मार्ग पर स्वयं को सहज पाता है उसे उसी पर चलना चाहिए और अपनी प्रवृत्ति को पलटने का प्रयास नहीं करना चाहिए। एक कर्मयोगी भी अपने तरीके से ईश्वर को उतना ही पा सकता है जितना कि राजयोगी। ना तो ज्ञान मार्गी श्रेष्ठ है, ना ही ईश्वर में लीन रहने वाला भक्त। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि मंदिर की गंभीर उदासी से बाहर भागकर बच्चे धूल में बैठते हैं, भगवान उन्हें खेलता देखते हैं और पुजारी को भूल जाते हैं। ईश्वर मात्र हमारी सच्चाई और ईमानदारी देखता है, हमारा व्यवसाय या मार्ग नहीं। सोचिए, ईमानदार रहिए। समझ रहे हैं? हरियाणा में नया नेतृत्व। तो हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जिस तरह त्यागपत्र दिया है, फिर नए मुख्यमंत्री के रूप में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने उनकी जगह कमान संभाली है, वह इसलिए अप्रत्याशित है क्योंकि यह सब आम चुनाव से ठीक पहले हो रहा है। और आप देखते हैं कि बीजेपी ने कई जगह अपने इस तरह के मुख्यमंत्री चुनाव से पहले बदले हैं। और क्योंकि यह सब नायब सिंह सैनी अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी वर्ग से आते हैं, और स्पष्ट है कि भाजपा ने जाट राजनीति के गढ़ समझे जाने वाले हरियाणा में इस वर्ग को एक संदेश दिया है। इस संदेश का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इन दिनों राहुल गांधी देश भर में यह प्रचारित करने में लगे हुए हैं कि भाजपा ओबीसी की अनदेखी कर रही है। और हरियाणा में आनन फानन हुए नेतृत्व परिवर्तन के क्रम में भाजपा ने जिस प्रकार सत्ता में साझेदारी जननायक जनता पार्टी यानी कि जजपा से नाता तोड़ा, उसका कारण केवल यह नहीं दिखाता कि 10 विधायकों वाली यह पार्टी लोकसभा चुनाव में 2 सीटें मांग रही थी। भाजपा सभी 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है। और इसके पीछे एक अन्य कारण लोकसभा चुनाव के बाद इसी वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत करना भी है। यह मानने के लिए पर्याप्त कारण है कि भाजपा ऐसी किसी नतीजे पर पहुंच रही थी और उसके लिए जजपा के साथ रहकर लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव में अपेक्षित सफलता हासिल करना आसान नहीं होगा। और इस नतीजे पर पहुंचने का कारण भाजपा और जजपा के वोट बैंक में सामंजस्य न देखना है। इस पर हैरानी नहीं कि कांग्रेस इससे आशंकित है कि सत्ता से बाहर हुए जजपा पर अब उसके वोट बैंक में सेंध लगा सकेगी। कहते हैं कि जाट बीजेपी को वोट नहीं देते हैं और बीजेपी चाहती है कि जाट में बंटवारा हो, जेजेपी भी ले जाए। इसीलिए भी कह रहे हैं कि ये जानबूझकर अलग हुए हैं। भाजपा ने हरियाणा में सुगमता से नेतृत्व परिवर्तन कर अपनी राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों को दुरुस्त करने का काम किया है और इसी के साथ उसने सत्ता विरोधी रुझान को भी दूर करने की कोशिश की। वह ऐसा ही प्रयोग गुजरात, उत्तराखंड, त्रिपुरा में कर चुकी है और इन 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री बदलकर उसने राजनीतिक सफलता हासिल की थी। यदि उसने यही प्रयोग हिमाचल प्रदेश में किया तो शायद वहां भी उसे अनुकूल परिणाम प्राप्त होते। और भाजपा ने कुछ ही घंटों के अंदर जिस तरह मनोहर लाल खट्टर से एक त्यागपत्र लेकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई, उससे यही पता चलता है कि इस अप्रत्याशित बदलाव की पटकथा पहले से तैयार थी और उससे जजपा पूरी तरह अनजान थी। भाजपा के इस राजनीतिक दाव से जजपा को दोहरा झटका लगा है। वह सत्ता से तो बाहर हुई है और उसके कई विधायक भाजपा के साथ खड़े हो गए। यह देखना शेष है कि क्या उनकी संख्या इतनी है कि दल बदल निरोध कानून से बचे। जो भी हो, चूंकि भाजपा को पर्याप्त संख्या में निर्दलीय विधायकों का समर्थन है, इसलिए उसे संख्या बल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थव्यवस्था की मजबूती। तो अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में सरकार का लक्ष्य प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद को 5 वर्ष में दोगुना करने का है। यह भी कार्य योजना तैयार की जा रही है कि उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में वर्ष 2025 तक बेस्ट प्रैक्टिस एवं नवाचार के रूप में क्या पहल हो सकती है।
और सरकार के इन प्रयासों के सुफल भी सामने आ रहे हैं। और मसलन राज्य में SGST संग्रहण में लगातार बढ़ रहा है। वित्तीय वर्ष के लिए जाने वाले ऋण की राशि में भी कमी आई है। राज्य भर में आप देखिए धार्मिक पर्यटन का संचालन हो, इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। इससे आर्थिकी को मजबूत मिलेगी, बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। ये अच्छी बात है कि सरकार की दूरगामी सोच से राज्य में निवेश का प्रवाह बढ़ा है। और वैश्विक निवेशक सम्मेलन में 3.56 लाख करोड़ के जिन निवेश प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हुए थे, उनमें से 71,000 करोड़ की ग्राउंडिंग भी हो चुकी है। और इससे साफ है कि राज्य के विकास में सरकार किसी तरह की कसर बाकी नहीं रखना चाहती है और इसलिए ढांचागत विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसका प्रमाण है कि सड़क और वायु परिवहन की मजबूती, ताकि अंतिम व्यक्ति को भी योजनाओं का लाभ मिल सके। और इससे स्वास्थ्य और शिक्षा का ढांचा भी मजबूत होगा, जिसकी प्रदेश को नितांत जरूरत है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में अगर पलायन बढ़ा है तो इसके पीछे शिक्षा और स्वास्थ्य का कमजोर ढांचा मुख्य रूप से जिम्मेदार है। अब समय आ गया कि सरकार उन तमाम खामियों का मूल्यांकन करे। जलवायु परिवर्तन की चपेट में कृषि, और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हर क्षेत्र में पड़ रहा है, ये भी तो आप लोग देख रहे होंगे। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC की 6ठी आकलन रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन का दुनिया भर में कृषि पर विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है। और जलवायु में आने वाले परिवर्तन से न सिर्फ कृषिगत उत्पादन की मात्रा प्रभावित हुई है, बल्कि उसकी गुणवत्ता में भी कमी आई है। इसका सीधा असर कृषि उत्पादन और इससे अपनी जीविका चलाने वाले लोगों पर पड़ा है। शहरीकरण में आई तेजी के कारण जहां एक तरफ कृषि भूमि का रकबा घटता जा रहा है, वहीं बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग के कारण संपूर्ण आबादी को खिलाने के लिए पर्याप्त पोषण और गुणवत्ता वाले भोजन को विकसित करने की धरती की क्षमता भी कम होती जा रही है। वहीं मानसून की अनियमितता और जल स्रोतों के सूखने से फसल पैदावार प्रभावित हो रही है। खाद्य उत्पादन में कमी होने से खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी होती है। सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली कृषि जलवायु परिवर्तन के कारण विवश प्रतीत होती है और इस तरह जलवायु परिवर्तन के कारण राष्ट्रीय आय में कमी आती है। दरअसल जलवायु परिवर्तन के विभिन्न अवयवों जैसे तापमान एवं वर्षण में बदलाव से फसलों की उत्पादकता प्रभावित होती है। लंबे समय तक कठोर मौसम के होने या एकाएक आने वाली प्राकृतिक आपदाएं फसलों को ली लेती हैं और इससे एक तरफ किसानों की मेहनत व्यर्थ हो जाती है तो दूसरी तरफ देश के समक्ष खाद्य सुरक्षा का संकट गहराने लगता है। जलवायु परिवर्तन का कृषि उत्पादन में सहयोगी तत्वों की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मृदा, पानी, हवा और नमी की स्थिति को वहां की जलवायु प्रभावित करती है। अत्यधिक वर्षा या वर्षा के अभाव के कारण मृदा का क्षरण होता है, जिससे वह बंजर होने लगती है। बंजर मृदा उत्पादन दे पाने में असमर्थ होती है। वहीं जल स्रोतों के सूखने से फसलों का उत्पादन प्रभावित होता है, जबकि भूमिगत जल का तापमान बढ़ने और उसके खेतों में पहुंचने से फसलों और कृषि मित्र कीटों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। और कृषिगत उत्पादन प्रभावित होने से एक बड़ी आबादी रोजगार विहीन हो जाती है। उत्पादन कम होने से एक राष्ट्र के समक्ष खाद्य सुरक्षा के बादल घिर जाते हैं और जिससे गरीबी, कुपोषण और भुखमरी का संकट गहराने लगता है। और जलवायु परिवर्तन से कृषि को महफूज रखने के लिए एक तरफ जहां जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण पाना आवश्यक है, तो दूसरी तरफ स्मार्ट कृषि मृदा की गुणवत्ता का ख्याल रखने, सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर और ड्रिप पद्धति का प्रयोग, सीमित उत्पादन प्राप्त करने और भोजन की बर्बादी रोकने की दिशा में भी ठोस पहल की दरकार है। चलिए भी देख लिया करिएगा, यहाँ कॉलम रहते हैं। इसकी PDF आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां मिल जाती है, तो डाउनलोड कर लिया करिएगा। ये अर्थतंत्र को गति देगी कीमती मेधा, ये भी अच्छा लिखा जा रहा है। AI आजकल हर जगह चर्चा में बना हुआ है, तो जरूर देख लिया करिएगा। 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव में जाने से ठीक पहले मोदी सरकार ने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को मंजूरी दी है और इसके जरिए देश में कृत्रिम मेधा आधारित डिजिटल अनुप्रयोगों को बढ़ावा दिया जाएगा और इसे डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में देश की मजबूत पहल माना जा रहा है। और AI मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार कंप्यूटरिंग क्षमता, नवाचार केंद्र, डाटा सेट प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वित्त पोषण, कृत्रिम मेधा से जुड़े कौशल विकास को बढ़ावा देगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर केंद्रित इस मिशन में अगले 5 साल के भीतर 10,372 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका बड़ा अनुपात AI पर काम करने वाले स्टार्टअप को आवंटित किया जाएगा। कृत्रिम मेधा पर चलने वाली सेवाओं और विशेष रूप से स्टार्टअप को आर्थिक मदद मिलने से आम जनता तक उसकी पहुंच आसान होगी।
और आप देखिए एआई से जुड़ा बुनियादी ढांचा खड़ा होने से उन तमाम सॉफ्टवेयर उपकरणों की उपलब्धता देश में सुनिश्चित होगी जिनके लिए हमें अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। और इससे बड़े शहरों के साथ ही छोटे शहरों में भी मशीनी दिमाग से जुड़े तंत्र का विकास होगा और दैनिक जीवन में बढ़ेगा उपयोग। तो भारत की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था अगस्त 2020 तक भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का बाजार लगभग 45,000 करोड़ का था। 2019 में भारतीय एआई और एनालिटिक्स स्टार्टअप ने 5,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया है। और वर्तमान में आप देखिए 2,000 से अधिक स्टार्टअप एआई सेवाओं के विस्तार में जुड़े 90,000 से अधिक एआई पेशेवर कंप्यूटर और संचार की इस प्रौद्योगिकी से जीवन शैली को आसान बनाने में जुटे हैं। एआई मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार 10 से 30,000 ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहती है और इस विशेष एआई कंप्यूटर एआई सेवाओं को परिचालित करने में सहायक है। और इसके बाद केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों में एआई मॉडल के सफल अनुप्रयोग को देखा जा सकेगा। और दुनिया भर में एआई पर हो रहे शोध में 3 तकनीकों पर काम हो रहा है। पहला आप देखिए मशीन लर्निंग, और जिसके अंतर्गत मशीन को एक निश्चित मानक के आधार पर व्यवहार करने वाला बनाया जाता है और इसमें एक निश्चित डाटा देकर मशीन को प्रशिक्षित किया जाता है जिससे वह अपेक्षित निष्कर्ष प्रदान करती है। दूसरा जेनरेटिव एआई जिसमें मशीन को बिना मानवीय हस्तक्षेप के मौलिक सामग्री प्रदाता बनाया जाता है। यह टेक्स्ट, तस्वीर और ऑडियो से जुड़ी सामग्री को अनगिनत रूप में परिवर्तित कर सकती है। एआई में तीसरा अहम क्षेत्र नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। इसमें वह प्रोग्रामिंग विकसित की जाती है जिससे मशीन विभिन्न प्रकार की भाषाओं को डिकोड करके निष्कर्ष प्रदान कर सके। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की में कंप्यूटर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुदीप राय के मुताबिक प्रोफेसर किसी भी कंप्यूटर का दिमाग होता है। और आप देखते हैं कि प्रोसेसर किसी भी कंप्यूटर का दिमाग होता है। अक्सर हमने देखा होगा कि हमारे डेस्कटॉप या लैपटॉप में i5 या i7 श्रृंखला के प्रोसेसर लगे होते हैं। एक प्रोसेसर में सामान्यतः 4 से 24 कोर होते हैं और विशिष्ट शोध परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर 1000 कोर तक की क्षमता से लैस किए जाते हैं। और स्पष्ट है कि कोर बढ़ने के साथ कंप्यूटिंग क्षमता बढ़ती है। एआई तकनीक चूंकि विशुद्ध रूप से डाटा और उसके प्रसंस्करण प्रोसेसिंग पर आधारित है जिसमें कंप्यूटर को बहुत सारा डाटा एक साथ दिया जाता है। इन तत्वों अथवा डाटा के एक साथ विश्लेषण के लिए कंप्यूटर को एक से अधिक दिमाग अर्थात प्रोसेसर की जरूरत पड़ेगी। अभी देश में जो कंप्यूटर प्रयोगशालाओं में अथवा विशिष्ट उद्देश्य के लिए उपयोग में लाए जाते हैं उनमें भी 200 से 4,000 प्रोसेसर एक साथ काम कर सकते हैं। और अब एआई मिशन के जरिए आप देखिए सरकार एक और जहां कंप्यूटिंग दक्षता को बढ़ाना चाहती है वहीं आप देखिए लगभग 1 खरब विभिन्न मानकों वाले मॉडल विकसित किए जाएंगे। देश में विकसित किए जाने वाले एआई के बुनियादी मॉडल कृषि, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य, यातायात, परिवहन, शिक्षा जैसी रोजमर्रा की आवश्यकताओं से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े होंगे। उदाहरण के लिए किसी फसल का निश्चित तापमान, नमी, मिट्टी के प्रकार, कीटनाशकों आदि के साथ व्यवहार से जुड़े एआई मानक उस फसल से जुड़े अनुमान हासिल करने में मददगार होंगे। एक एआई मिशन के अंतर्गत सरकार एक बाजार भी विकसित करना चाहती है जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर चलने वाली सेवाओं उनसे पूर्व प्रशिक्षित मॉडल उपलब्ध होंगे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर शुरू करने होंगे नए पाठ्यक्रम। कंप्यूटर विज्ञान की इस अत्याधुनिक तकनीक का भारत वैश्विक केंद्र बनकर उभर सकता है और इसकी एक बड़ी वजह भारतीय छात्रों का स्टेम, विज्ञान, तकनीक और इंजीनियरिंग और गणित विषय की ओर बढ़ता रुझान है। विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 34% युवा स्टेम विषयों में स्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं। चीन 2013 में ही स्टेम विषयों की पढ़ाई करने वाले स्नातक छात्रों की संख्या के मामले में अमेरिका से दुगनी वृद्धि कर चुका है। लिंक्ड इन ग्लोबल एआई टैलेंट रिपोर्ट 2017 के मुताबिक चीन में कार्यरत 44% एआई प्रतिभाएं अमेरिकी हैं और अर्थव्यवस्था में एआई के अनुप्रयोग बढ़ाने के लिए इससे जुड़ी अवसंरचना, प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम आवश्यक है। भारत एआई मिशन में कौशल विकास को वरीयता दी गई है और वर्तमान में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ कृत्रिम मेधा से जुड़े कई पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है और इसमें एआई और मशीन लर्निंग तथा डाटा साइंस से जुड़ी पाइथन तकनीक के पाठ्यक्रम भी शामिल हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर ने एआई पर नया बीटेक पाठ्यक्रम शुरू किया है। आईआईटी गुवाहाटी में डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ऑनलाइन बैचलर ऑफ साइंस पाठ्यक्रम उपलब्ध है। वहीं आईआईटी कानपुर, दिल्ली, पटना और खड़गपुर ने भी
इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। इन पाठ्यक्रमों के जरिए युवा कंप्यूटर विज्ञान, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण और का विस्तृत अध्ययन करते हैं। अमेरिका और चीन से अलग भारत की राह है। आज अमेरिका एआई सेवाओं में यदि अग्रणी है तो इसके पीछे वहां लागू राष्ट्रीय कृत्रिम मेधा शोध एवं विकास रणनीतिक कार्यक्रम है। और इसमें आप देखते हैं कि मशीनी दिमाग के दैनिक जीवन में उपयोग बढ़ाने को लेकर उद्योग जगत और शैक्षणिक सहयोग को वरीयता दी गई है। गूगल, एप्पल और इंटेल जैसी कंपनियों की जन्मस्थली रहा अमेरिका अब एआई उद्यमिता का प्रमुख केंद्र बन चुका है। एआई की दुनिया में अमेरिका को चीन से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। चीन की 100 से अधिक कंपनियां लार्ज लैंग्वेज मॉडल विकसित करने में जुटी हैं। चीन की सरकार न्यू जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लान पर काम कर रही है। वहाँ स्कूलों में कक्षा के दौरान बच्चों की सहभागिता स्तर को जांचने के लिए कृत्रिम बुद्धि से लैस मशीनें उपयोग में लाई जा रही हैं। दोनों देशों के बीच जब उच्च गुणवत्ता वाले चिप सेमीकंडक्टर को लेकर तनाव बढ़ रहा है तो ऐसे समय में भारत के पास एआई की दुनिया में आगे बढ़ रही प्रतिभाओं को आकर्षित करने का बड़ा अवसर भी है। भारत की भौगोलिक एवं जनसांख्यिकीय विविधता को देखते हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लेकर हमारी प्राथमिकताएं अलग हैं। ये दूर हो चुनाव में एआई के दुरुपयोग की आशंका। कुछ महीने पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की आवाज में रोबोकॉल एआई टूल से तैयार बनावटी आवाज ने दुनिया भर में एआई के दुरुपयोग को लेकर लोगों को आगाह किया। पाकिस्तान में हाल में संपन्न हुए चुनाव के दौरान जेल में बंद वहां के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की डीपफेक ऑडियो ने लोगों को भ्रम में डाल दिया। यूके और स्लोवाकिया में भी एआई राजनीतिक दुष्प्रचार का जरिया बना चुकी है। विश्व आर्थिक मंच 2024 वैश्विक जोखिम रिपोर्ट के मुताबिक मशीनी दिमाग से तैयार गलत सूचनाएं सामाजिक ध्रुवीकरण का हथियार बन सकती है। यह वर्तमान में मानवता के समक्ष 10 बड़े जोखिम में से एक है। आज दुनिया भर में फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म सूचनाओं के आदान प्रदान का सबसे सशक्त माध्यम है। ये मतदाताओं के निर्णय को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में एआई और इंटरनेट मीडिया पर चुनाव के दौरान विशेष निगरानी रखनी होगी। इस साल भारत, ब्रिटेन, रूस, ताइवान, दक्षिण अफ्रीका समेत 50 देशों में आम चुनाव प्रस्तावित है। ऐसे में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का चुनाव पर नकारात्मक प्रभाव न हो, इसके उपाय करने होंगे। एआई पहले से परिभाषित मॉडल पर काम करती है और जबकि जेनेटिव एआई नई मौलिक सामग्री, तस्वीर, टेक्स्ट, ऑडियो प्रदान करती है। ओपन एआई के चैट जीपीटी समेत कई जेनेटिव एआई टूल आज दैनिक जीवन में वह काम भी कर रहे हैं जो मानवीय मेधा और श्रम शक्ति से संभव होते थे। एआई तकनीक से तैयार डीप फेक वीडियो से लेकर आए दिन शिकायतें सामने आती रही। कुछ दिन पहले ओपन एआई ने देश में होने जा रहे लोकसभा चुनाव में अपने माध्यम से का गलत इस्तेमाल रोकने को लेकर न सिर्फ प्रतिबद्धता जताई बल्कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लेकर सहयोग का भरोसा भी दिलाया। जर्मनी के म्यूनिख में गत महीने एडोब, अमेजॉन, गूगल, आईबीएम, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई, टिकटॉक और एक्स ने एक फ्रेमवर्क पर सहमति जताई जो चुनाव में एआई और इंटरनेट मीडिया के दुरुपयोग पर बंदिश लगाएगा। मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि जो इस तरह के संस्थान है, संगठन है, उनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी स्थापना 24 जनवरी 1971 में हुई थी। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। विश्व आर्थिक किसकी बात कर रहा हूँ? विश्व आर्थिक मंच की बात कर रहा हूँ मैं। ये आप देखते हैं कि सीट शेयरिंग कमेटी की बैठक तंज कसा जाता है, एक तरह से राजनीति हो ही रही है। ये राजा का खतरनाक बयान अभी आपने देखा है कि इन्होंने बयान, अनर्गल बयान दिया था ना, तो उसी की बात हो रही है। और सनातन धर्म की तुलना एड्स से, वायरस से कर देना, और आप देखते हैं कि कुछ भी कहने लगना। चलिए आप लोग देख सकते हैं, भारत कोई देश नहीं बल्कि एक उपमहाद्वीप है कह देना। वंचितों को हक देता सीए नागरिकता देने का कानून है, ना कि छीनने का। ऐसे में संविधान की तनिक मात्र भी इससे उल्लंघन नहीं होता है, अपितु यह पीड़ितों को सहारा देने वाला है। कल जो आपकी क्लास आई हुई थी उसे जरूर आप लोग देख लीजिएगा। इन्हें पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं आप लोग, टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। महंगी सब्जी ने रोकी खुदरा महंगाई की गिरावट। फरवरी में 5.09% रही खुदरा मुद्रास्फीति, या पिछले वर्ष के समान माह से 1.35 कम है। ये उद्योग और सेवा क्षेत्र में तेजी से 8% रहेगी विकास दर। मुख्य आर्थिक सलाहकार की भी अनंत नागेश्वरन ने कहा है। गर्मी की फसलों पर दिखाई देगी अनियमित मानसून का असर। भारत मोबिलिटी एक्सप्रो अगले वर्ष 17 जनवरी से होगा। फ्लाई 91 की वाणिज्यिक सेवा 18 मार्च से शुरू होगी। जलान कालराग बनेगा जेट एयरवेज का नया मालिक। $1 अरब की आईपीओ लाएगी विशाल मेगावाट। फरवरी में घरेलू यात्री वाला वाहन बिक्री 11%। डाक की डाटा की कमी से नहीं हो पा रहा है किसानों की आय का निर्धारण। नीति आयोग के सदस्य ने कहा कि कानून से तय नहीं हो सकता कृषि में उपज का मूल्य। 2018-19 के दौरान कृषि स्रोतों से किसानों को होने वाली आय का कोई डाटा नहीं है।
नीति आयोग योजना आयोग को पीती स्थापित करके आया ना 2015 में, उसी की बात हो। पेटीएम को इसी सप्ताह मिल सकता है थर्ड पार्टी ऐप लाइसेंस। और अनिश्चितताओं के बावजूद पिछले साल के बराबर रहेगा निर्यात। वाणिज्य मंत्री ने कहा युद्ध के चलते वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। वित्त वर्ष 2022-23 में 776 अरब डॉलर था वस्तु व सेवा निर्यात। निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं। जन औषधि केंद्र संचालित को अब आसानी से कर्ज देने की बात हो रही है, सिडबी कह रहा है। सिडबी के बारे में याद रखिए, भारतीय लघु उद्योग विकास की बात हो रही है। और इससे भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है, कब स्थापना हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा आपको, ये सब क्वेश्चंस याद रखा करिएगा भाई। रखोगे याद नहीं रख पाओगे। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 में हुई थी। लखनऊ उत्तर प्रदेश में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा इसका। ये बच्चे की अभिरक्षा माता पिता के साथ दादा दादी को भी मिले। हाईकोर्ट ने परिवार अदालतों को विधि आयोग की रिपोर्ट सिफारिश का अनुपालन करने का निर्देश दिया है। वैवाहिक मामलों में अदालती कार्रवाई के दौरान बच्चों को होने वाली मानसिक पीड़ा का मामला देखने को मिला। आजकल आप देख रहे हैं पारिवारिक मामले काफी आ रहे हैं, और आप देखें जिनमें बच्चों को परेशान होना पड़ता है। केरल को एक मुफ्त पैकेज देने पर विचार करे केंद्र। सुप्रीम कोर्ट का शीर्ष अदालत आज करेगी इस मामले की सुनवाई। इनमें राज्यों में चल रहा है ना आपसी विवाद। पुलिस रिपोर्ट में जांच अधिकारी को देना होगा पूरा विवरण। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है अक्सर जांच अधिकारी धारा 173(2) के प्रावधानों का पालन नहीं करते हैं, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। वहां इजराइल हमला चल ही रहा है हमास में, वहां आप देखते हैं यूक्रेन युद्ध चल ही रहा है, रूस से यूक्रेन। मॉरिशस में रह रहे भारतवंशी बनवा सकेंगे OCI कार्ड। मॉरिशस की राजकीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने की घोषणा। राष्ट्रपति को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से किया गया सम्मानित। नेपाल में एक बार फिर गूंजे राजशाही के समर्थन में शोर। ये आप देख लीजिए, नेपाल ये है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल 5 राज्यों की सीमा लगती है। व्यवसाय में मां सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए रोल मॉडल है, अक्षता कह रही। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में प्रशंसा की है। पीएम सोनक की पत्नी ने कहा महिलाओं युवतियों से रोल मॉडलों से प्रेरित होने का किया आह्वान। और राज्यसभा सदस्य बन चुकी है ना इनकी मां सुधा मूर्ति। यूएनएससी की सूची में आतंकियों को शामिल करने से रोकना दोहरा रवैया है। भारत ने चीन पर निशाना साधा। यूएन की कार्यप्रणाली पर फिर सवाल उठाए। और देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की बात हो रही है ना, 5 स्थायी सदस्य हैं, और आप देखते हैं कोई प्रस्ताव पास करवाना होता है तो 5 को सहमत होना चाहिए, वरना वो उसका रिजेक्ट हो जाता है। और चाइना इसका फायदा उठाता है, वो इससे अलग हम लोग कोई प्रस्ताव लाते हैं वो उसके खिलाफ चला जाता है। 5 स्थायी सदस्यों में चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, रसिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स देखने को मिलेगा। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अमेरिकी सांसदों ने की ग्रीन कार्ड बैकलॉग हल करने की मांग। आव्रजन सम्मेलनों में डेमोक्रेट व रिपब्लिकन ने इस मुद्दे को उठाया। FIIDS ने किया था टेक इमिग्रेशन समिट का आयोजन। मालदीव की संप्रभुता की रक्षा का समर्थन अब चीन कह रहा है। ब्रिटेन में इस निंदा के खिलाफ हिंसा के मामले बड़े। रिपोर्ट कह रही आतंकी रोधी रिपोर्ट के अनुसार कुछ संगठन पाक के कट्टरपंथियों से जुड़े हैं। रिपोर्ट में उत्तरी इंग्लैंड की 3 प्रमुख घटनाओं का उल्लेख किया गया है। बाइडेन की याददाश्त पर दी रिपोर्ट का अभियोजक ने किया बचाव। संसदीय न्यायपाल के समक्ष पेश हुआ पूर्ण विशेष वकील। अब आप देखिए यहाँ चुनाव भी है इसी साल। सत्ता में आते ही कैपिटल हिल दंगों के बंधकों को करूंगा रिहा, मुफ्त ट्रंप साहब कह रहे हैं। अर्थशास्त्री इसार डाक ने पाक के विदेश मंत्री का कार्यभार संभाला। नवाब के विश्वास पात्र PMLA, इनमें नेता रह चुके 4 मंत्री। अब आप देखिए एक खेल का क्षेत्र है, देख लिया करिएगा किस खिलाड़ी का संबंध किससे है। पेरी के छक्के से प्लेऑफ में RCB। महिलाओं का प्रीमियर लीग हो रहा है ना, IPL एक तरह से। भारतीय दृष्टिबाधित पुरुष क्रिकेट टीम की श्रीलंका पर बड़ी जीत। पैरा विश्व कप में भारतीय पिस्टल टीम को स्वर्ण पदक मिला है। हॉकी टीम रैंकिंग में किसकी? भारतीय पुरुष हॉकी टीम।
योविनी ली के हटने से सिंधु दूसरे दौर में श्रीकांत प्रणव हारे। निशांत कोटा से चूके। निशांत देव 71 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में हार के साथ पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल करने से चूक गए हैं। लक्ष्य 15वें स्थान पर। लक्ष्य सेन पिछले सप्ताह फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने के कारण ओलंपिक खेल क्वालिफिकेशन रैंकिंग में 15वें स्थान पर पहुंच गए हैं। सऊदी अरब यूरोपीय फुटबॉलरों के लिए नया बाजार है, फिगो कह रहे हैं। विनेश को 2 वर्ग में खेलने की मंजूरी समिति ने दी। ये आप देखिए संघ भारतीय कुश्ती महासंघ कह रहा है। नाडी ने जोकोविक को चौंकाया। चलिए देखते रहा करिएगा। ये आप देखते हैं शादीशुदा के लिव इन संबंधों को अदालत का कोई समर्थन नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा ऐसा हुआ तो समाज में फैल जाएगी अराजकता। आजकल लिव इन रिलेशनशिप की काफी बातें हो रही हैं। वकीलों की ओर से किए गए अधिकांश स्थगन अनुरोध झूठे हैं, केरल हाईकोर्ट कह रहा है। ये डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरल उम्मीदवारों के लिए फेलोशिप पोर्टल का अनावरण हुआ। विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने। स्वास्थ्य की नींव है नींद। फुल नींद लिया करिएगा, मैं तो कहता हूँ। 35 दिन में 295 टनों से रामनवमी पहुंचे 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु। देख रहे हैं धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है काफी। ग्राहक को बेची दूसरी ब्रांड की जुराब। अमेजन पर 25 लाख रुपए का जुर्माना। देखिए घूंघट में अस्पताल पहुंची एसडीएम, मिली गड़बड़ी। फिरोजाबाद में लाइन में खड़े होकर बनवाया पर्चा, डॉक्टर को दिखाया। ये आप सभी जानते हैं कि देखिए इस तरह के अगर अच्छा काम करें, मुझे लगता है तो बहुत बढ़िया बात रहेगी। अधिकारी जम्मू में 5 एकड़ में बनेगा पीओजे के भवन। अब आप देखिए यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। तो अमेरिका में क्लाइड डब्ल्यू टांबा ने की प्लूटो की खोज की घोषणा। 1930 में आज ही के दिन अमेरिका में क्लाउड डब्ल्यू टांबा ने 9वें ग्रह के रूप में प्लूटो का पता लगाने की घोषणा की थी। इसका आकार पृथ्वी के 10वां हिस्सा जितना था। 24 अगस्त 2006 को इसके छोटे आकार को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की बैठक में इसे बौने ग्रह का दर्जा दिया। अंग्रेजी खगोल शास्त्री विलियम हर्सल ने यूरेनस का पता लगाया। वर्ष 1781 में आज ही अंग्रेजी खगोल शास्त्री विलियम हर्सल ने रात के आकाश में यूरेनस अरुण ग्रह का पता लगाया। यह दूरबीन की सहायता से खोजा जाने वाला पहला ग्रह था। वर्ष 1787 में उन्होंने यूरेनस के उपग्रह टाइटेनिया ओबेरान का भी अवलोकन किया, जिन्हें बाद में उनके बेटे जॉन हर्सल ने ये नाम दिए। हैदराबाद के विलय में डॉक्टर वर्गुला ने निभाई अहम भूमिका। डॉक्टर वर्गुला रामकृष्ण राव का जन्म 1899 में आज ही दक्षिण भारत के महबूब नगर में हुआ था। हैदराबाद में एक वकील के रूप में अपना करियर शुरू किया और अदालतों में तो स्वतंत्रता सेनानियों के मामलों की पैरवी की। बाद में हैदराबाद का विलय भारतीय संघ में कराने के लिए अन्य नेताओं के साथ मिलकर निजाम के खिलाफ ऐतिहासिक संघर्ष का नेतृत्व किया। 1992 में तत्कालीन हैदराबाद राज्य के मुख्यमंत्री चुने गए और लोगों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए और 15 सितंबर 1967 को उनकी डेथ हो गई थी। गंगा किनारे धंस रही जमीन, भूजल स्तर में तेजी से गिरावट। ये भूजल दोहन और भूमि कटाव से संकट में बनारस घाट नहीं होते तो बढ़ जाता शहर का डूब क्षेत्र। और 5 mm हर 2 वर्ष की दर से हो रही है धसाव। 1.5 से 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष दर से खिसक रहा भूजल। 6 साल में 1.5 वर्ग किलोमीटर हिस्से में 50 किलोमीटर धसा हुआ है। बीएचयू और चैपमैन विश्वविद्यालय कैलिफोर्निया के विज्ञानियों का अध्ययन 2017 से 2023 तक चले अध्ययन में चौंकाया है। अमेरिकी उपग्रह और जल बोर्डों के डेटा से भूजल परिवर्तन का आकलन की भी बात हो रही है। काशी की घाटों की श्रेणियों पर देखा जा सकता है धसाव का प्रभाव। दाढ़ी, गर्दन और दांतों से बनाए 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड। यूक्रेन के बॉडी बिल्डर दिमित्रो होंस्की एक ही दिन में 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर खास चर्चा में। उन्होंने दाढ़ी, गर्दन और दांतों का इस्तेमाल कर तीनों रिकॉर्ड बनाए हैं। पहला रिकॉर्ड उन्होंने 2579 किलो वजन वाली मिनी बस खींचकर दाढ़ी से खींची जाने वाली सबसे भारी वाहन का रिकॉर्ड अपने नाम किया। दूसरा रिकॉर्ड उन्होंने गर्दन से 7759 किलोग्राम ट्रक को 16 फीट की दूरी तक खींच कर बनाया रिकॉर्ड। तीसरा रिकॉर्ड उन्होंने दांतों से सबसे ज्यादा कारें खींचने का बनाया रिकॉर्ड। उन्होंने कुल 8783 किलो वजनी कारों को उनके ड्राइवरों के साथ खींचा है।
नींद पूरी है या नहीं, बायोमार्कर से नए रक्त परीक्षण से मिलेगी जानकारी। अनुसंधान कह रहा है 6 माह बाद धरती पर लौटे 4 अंतरिक्ष यात्री। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर 6 माह बिताने के बाद लौटे 4 देशों के 4 अंतरिक्ष यात्री। नासा के जैस्मिन इमोग बेली ने लौटने वाले दल का नेतृत्व किया। देख सकते हैं नासा देखिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। हमारी नासा हमारी क्या है, इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। नासा अमेरिकी है और इसकी स्थापना अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अगाध ए आस्था इंडोनेशिया में बाली में नेफी के बाद मंगलवार को समुद्र तट पर एक धार्मिक अनुष्ठान के दौरान हिंदू महिलाएं और इस दौरान धार्मिक सांस्कृतिक जड़ों के प्रति अगाध आस्था खूब विस्फोटित हुई है। नेफी को डे ऑफ साइलेंस के रूप में जाना जाता है। इस दौरान शांति बनाए रखने, ध्यान लगाने, व्रत एवं पूजा पाठ आदि पर जोर रहता है। इसे वाली हिंदू नववर्ष की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। चलिए ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए और जो महत्वपूर्ण एडिटोरियल रहते हैं उन्हें फेसबुक पेज पर भी डाल देता हूँ, तो वहाँ से डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। और देखिए टाइमिंग की थोड़ा एडजस्ट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इतने विस्तार से अगर जान रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो टाइम तो लगेगा। और मुझे लगता है कि एक बात आप लोगों को भी समझना चाहिए कि आप कहीं खाना खाने के लिए जाते हैं, कहीं घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ टाइम नहीं देखते। पढ़ाई आप करते हैं, स्टडी करते हैं, आप टाइमिंग की बात करने लगते हैं। थोड़ा आप लोग एडजस्ट करिए और पढ़ने में मन लगाइए। ठीक है, धन्यवाद।